Hello everyone, welcome to Gate Academy. So once again, I welcome you all to our most important 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस सीरीज को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और आगे फर्दर आई थिंक ये हमारा नाइन्थ लेक्चर है, नाइन्थ या 10th लेक्चर है। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है, हम लोग अभी कुछ अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं जो कि अपने न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स में थोड़ा समय लगता है, तो कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग लेके आए हैं, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं उनको। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज लेक्चर, लेट मी introduce you with the various different courses that are ongoing on our Gate Academy platform, in which you can enroll and start your preparation for your various AE, JEE, SSC, JEE, RB, JEE and other state exams। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा प्रीमियर कोर्स है दैट इज ऑल स्टेट एई एग्जाम। इसके अंदर हम आपको जो अपना टेक्निकल वाला पार्ट है और नॉन टेक्निकल पार्ट है, ये दोनों कंप्लीट कराएंगे। नॉन टेक, बिकॉज नॉन टेक इज एज मच इम्पोर्टेंट एज टेक्निकल पार्ट, बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक विल बी कंप्लीटेड हियर। एंड पीएसयूज के लिए भी जो अपनी प्रिपरेशन की जरूरत है वो सभी चीजें आपको यहाँ पे ऑल स्टेट एई एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कंप्लीट कराई जाएगी, केवल और केवल 777 रुपीज के नॉमिनल से प्राइस में। एक साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स अवेलेबल है हमारे गेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ये नॉन टेक वाले पार्ट में आपका हर चीज इंक्लूड किया जाएगा। जो चीजें कुछ नए एग्जाम्स आ रहे हैं उनके अंदर नहीं होगी, कुछ नया सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग, तो वो कंटेंट को यहाँ पे ऐड कर देंगे हम। ठीक है, सिमिलरली आप अगर एसएससी जेईई 2025 या 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी आपके लिए लाया है 777 रुपीज के नॉमिनल से प्राइस के अंदर पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन, जिसके अंदर हम आपको यहाँ पे सीबीटी 1 और सीबीटी 1 सीबीटी 2 कंप्लीट प्रिपरेशन, सीबीटी 1 में भी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने डिफरेंट कोर्सेज हमारे गेट एकेडमी पे चल रहे हैं। फर्दर अगर मैं आपको और बताना चाहूँ तो हमारे जो आरआरबी जेई के कोर्सेज हैं, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, हम लोग क्या बात कर रहे हैं आरआरबी जेई 2025। अगर आप आरआरबी जेई 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी एक बहुत ही शानदार कोर्स गेट एकेडमी ने लॉन्च किया हुआ है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आरआरबी जेई का जो अपना एग्जाम होता है ये बेसिकली दो स्टेज में होता है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। सीबीटी 1 जो होता है हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट होता है कम्प्लीटली, और सीबीटी 2 जो होता है हमारे टेक्निकल पार्ट होता है कम्प्लीटली, है ना। तो सॉरी, कम्प्लीटली नहीं, सीबीटी 2 के अंदर भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। 100 मार्क्स का टेक्निकल, 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरबी जेई के एग्जाम में। और अगर आप आरबी जेई के एग्जाम में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल को भी काफी स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो फिर इसको ध्यान में रखते हुए बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों ने अपने सिलेबस को, अपने पूरे कंप्लीट कोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। केवल सीबीटी 1 की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो वो भी यहाँ पे हम अवेलेबल करा रहे हैं आपको, ओनली सीबीटी 1 दैट इज नॉट टेक्निकल पार्ट, दैट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ योर सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। वहीं अगर आपको केवल टेक्निकल पार्ट पढ़ना है तो आपके लिए सीबीटी 2 का कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको केवल टेक्निकल पार्ट हम लोग आपको कवर करके देंगे। एंड इफ यू वांट कंप्लीट प्रिपरेशन, बिकॉज जो कोर्स का प्राइस है काफी ही ज्यादा कम हम लोग ने रखा है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, तो कंप्लीट प्रिपरेशन आपको केवल और केवल 277 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है और आप अपने कंप्लीट प्रिपरेशन को अचीव कर सकते हो, है ना। तो आरआरबी का ये हमारा कोर्स है, काफी अच्छा, काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया हुआ है। इसमें आप अपना एनरोलमेंट करके तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो एसएससी जेई की हम लोग एग्जाम की बात कर रहे थे, उस एसएससी जेई के एग्जाम के में हमको मालूम है कि ये जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इन पीवाईक्यूज को अगर आपको सॉल्व करना है, इन पीवाईक्यूज को अगर आपको अच्छे तरीके से अगर आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन, इवन आपके एग्जाम के पैटर्न क्या होता है, एग्जाम का लेवल क्या है, सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी, है ना। तो इन सब चीजों को आपको अगर अचीव करना है तो आपको चाहिए पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यूज गेट एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ई बुक। और ये ई बुक का प्राइस काफी मिनिमम 222 रुपीज ही रखा गया है, जिसके अंदर हम लोग आपको डिफरेंट डिफरेंट ई बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं 222 रुपीज के प्राइस ईच, सभी का एक एक मतलब फॉर ईच ई बुक द प्राइस इज 222 रुपीज। चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ई बुक लीजिए जिसके अंदर हमारे जो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस पेपर आए हुए हैं सभी का सॉल्व आंसर आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज ई बुक है हमारी, ये वन ऑफ अ काइंड है।
सिमिलरली अगर आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बुक चाहते हैं तो भी आपको 222 में मिलेगी, और जनरल अवेयरनेस की अगर आपको ई बुक चाहिए तो वो भी आपको 222 में मिल जाएगी। ठीक है ना। ये जो जनरल अवेयरनेस जनरल इंटेलिजेंस वाली जो पार्ट है ये आपका CBT 1 का पार्ट है, और वहाँ पे आपको काफी हेल्प करेगा, और आप यहाँ से ही मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाओगे, और अगर आप यहाँ से मैक्सिमम नंबर स्कोर करते हो तो आपके लिए CBT 2 का रास्ता बहुत आसान लगता है। ठीक है। एंड एट द एंड अगर आप MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2025 की जो AE और JEE वैकेंसीज आई हुई है काफी सारी, इनकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स हम लोग ने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, दैट इज एट अ प्राइस ऑफ 999 रुपीज, जिसके अंदर हम लोग आपको MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की जो AE और JEE की वैकेंसीज है की कंप्लीट प्रिपरेशन, दोनों चाहे AE लेवल की अगर आपको करनी हो तो, चाहे JEE लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो, ये आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कंप्लीट दैट इज टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीजें यहाँ पे कराई जा रही है। 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। जो लैंग्वेज रहेगा हमारा बाइलिंगुअल रहेगा। कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर की आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो जल्द से जल्द जाएं GateAcademy.shop की वेबसाइट पे या गेट अकेडमी की प्लेटफॉर्म ऐप में, और वहां से आप इन कोर्सेज में एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चंस। हम लोग ने अपने लास्ट लेक्चर में 10th नंबर ऑफ क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, तो हम लोग थोड़ा समय लेके सॉल्व कर रहे हैं, चीजों को समझते हुए सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा समय इस वजह से लग रहा है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 अपना देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय 100 वाट बल्ब इन द ऑन स्टेट फॉर 10 आवर्स इफ। तो ये तो बहुत सिंपल है ना। कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम किया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। कितना है, 100 वाट है, और टाइम कितना है, 10 आवर्स है। ठीक। ये हो जाएगा 1000। ठीक है। 1000 क्या है, वाट आवर्स। ठीक। इसी को आप कहोगे 1 किलो वाट आवर, और इसी को आप क्या कहोगे, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, three inductance each of L Henry are connected in a form of triangle. The equivalent inductance between any two terminals will be। हमारे पास तीन इंडक्टर्स थे, तीन इंडक्टेंस थे L हेनरी के, मतलब L हेनरी इनका यूनिट, और इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल है, जिस तरीके से यहाँ पे शो किया जा रहा है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो टर्मिनल के बीच में कितना इंडक्टेंस होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों क्या हो गया, ये L और ये L, ये दोनों आपस में सीरीज में है, देन इट इज इन पैरेलल विद द L दिस वन। तो अपना जो L इक्विवेलेंट होगा ये होगा L पैरेलल में L के L प्लस L, जो आएगा पैरेलल में सिंगल L के। तो 2L क्रॉस L अपॉन 3L, ये L कैंसल, 2/3L, 2/3L हेनरी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। एन इंडक्टर इज सप्लाइड from a sinusoidal voltage source. Magnetic field energy in the inductor changes from positive peak to negative peak in 10 millisecond. The supply frequency is। ठीक है। एक इंडक्टर को हम लोगों ने एक साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स से सप्लाई किया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी थी, जिस तरीके से अपना साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स आएगा उस तरीके से अपनी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इंड्यूस हुई होगी, और वो जो इंड्यूस हुई मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी।
ठीक है, साइनसोइडल मान लेता हूँ मैं। और ये इसका कहना है कि पॉजिटिव पीक से, ये पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक तक जाने के लिए इससे कितना समय लगा, यहां से लेके यहां तक आने के लिए इसे 10 मिली सेकेंड लगा। ठीक है, और ये एक्चुअल में कितना है, हाफ टाइम है। हाफ टाइम पीरियड नहीं कहना चाहिए। कितना समय लगता है, तो टोटल ओवरऑल जो उसका कंप्लीट कंप्लीट साइकिल है, उसका ये हाफ साइकिल है। ठीक, और ये 10 मिली सेकेंड क्या है हमारा, t/2 है। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे 10 मिली सेकेंड इज इक्वल टू t/2, देयरफॉर t इज इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। और फिर हमको सप्लाई फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगी हमारी 1/20, मिली है तो 10⁻³ 1 2 3 ऊपर, ये आ जाएगा 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल्स पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अवेलेबल है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन था, पॉजिटिव पीक से नेगेटिव पीक तक जा रहा है। कई बच्चे इसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे और वहीं पे क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, बट ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, क्वेश्चन काफी इजी था, है ना। बस बशर्ते कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पहले सॉल्व किए हो, तब आपको ये चीजें क्या लगेंगी, आसान लगेंगी। अदरवाइज आपको क्या लगेगा कि यार हर चीज तो नया ही है। ठीक है, चलिए, तो फिर अपना आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सिस्टम इज कनेक्टेड इन डेल्टा, if the system is connected in delta connection, then how can the total power output be expressed? ठीक है, डेल्टा में पावर कैसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेल्टा कनेक्शन में क्या रहेगा, 3 VPH, तिरछा हो जाएगा। चलिए ठीक है, डेल्टा की अगर हम लोग बात करें तो इसमें फॉर्मूला आएगा आपका 3 VPH IPH cos फाई। और अगर हम लोग वहीं स्टार की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 VL IL cos फाई। ठीक है, तो टोटल पावर आउटपुट इज एक्सप्रेस्ड इन ऑप्शन नंबर डी, 3 VP IP cos फाई। VP मतलब फेज वोल्टेज, IP मतलब फेज करंट, cos फाई तो आप जान ही रहे हैं पावर। ठीक है, ये 3 फेज की पावर है, बिकॉज 3 क्योंकि डेल्टा में कनेक्टेड है, तो दिस मीन्स दैट वहां पे 3 है, 3 फेजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 100 watt 220 volt लैंप टू 100 watt 440 लैंप विल बी। तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, पावर इज इक्वल टू होता है V²/R। ठीक, मैं निकाल ले रहा हूँ पावर P1 हो जाएगा आपका V² 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 100। सिमिलरली आपकी जो P2 है ये हो जाएगी क्या, V² 440 इंटू 440 डिवाइडेड बाई 100। अब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, तो हमारा आएगा P1/P2। P1/P2 में देख सकते हो आप, 100 ऑलरेडी नीचे से कैंसिल हो गया, उसको हटा दो, बिकॉज रेजिस्टेंस की वैल्यू है 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 440 इंटू 440। ये कटा ये कटा ये कटा ये 22 टू टाइम्स, 22 टू टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू, अच्छा रेशियो निकालने बोल रहा है, तो P1/P2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। Next is three parallel resistive branch are connected across a DC supply. What is the ratio of branch current if the resistance are connected in ratio 3:6:9? ठीक है,
आप ये कह सकते हो कि R1 इज टू R2 इज टू R3 इज इक्वल टू 3 इज टू 6 इज टू 9। 3:6:9 के रेशियो में ये क्या है, डिवाइडेड है। ठीक है, हम लोग अगर I1 की बात करें तो I1 क्या होगा, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, क्योंकि ये एक वोल्टेज सोर्स के क्रॉस कनेक्टेड है, तो मतलब वोल्टेज क्या है इसमें कांस्टेंट है, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है। तो I is directly inversely proportional to I is inversely proportional to resistance, therefore I2 is inversely proportional to R2 and I3 is inversely proportional to R3। अगर हम लोग इसका क्या निकालें, रेशियो निकालें I1 I2 I3 का, तो ये आ जाएगा हमारे पास I1 इज टू I2 इज टू I3 इज इक्वल टू 1/3 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9, है ना। अब ये 9 ही करना है, 9 18 करना है, 18 करना है, मतलब डिनोमिनेटर में 18 ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ सही से, तो अगर 18 ये 6 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, 6 रेशियो 3 रेशियो 2, ये मेरा आंसर आएगा I1 I2 I3 का, ऑप्शन नंबर डी, 6 रेशियो 3 रेशियो 2। ठीक है, ये हमारी करंट की ब्रांच की करंट होगी। ये I2 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 नहीं है, ये गलत हो गया, ये I1 है, ये I2 है, ये I3। क्लियर क्लियर, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट शो इन फिगर, फिगर ही नहीं है, डिटरमाइन द वोल्टेज क्रॉस द टर्मिनल। फिगर ही नहीं है यार, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। चलिए ठीक है, जाने देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन द फिगर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा C है, इसको हम लोग ने एक बैटरी E के साथ कनेक्ट करके रखा है। विल बी द लेट V बी द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड Q बी द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V बनेगा, इसके अक्रॉस जो Q इज इक्वल टू CV है, ये चार्ज बन गया। ठीक है, if the key is kept closed and the plates of capacitor are moved apart using insulation handle। अब हम लोगों ने क्या किया, इस कैपेसिटेंस की को क्लोज रखा, क्लोज रखने के साथ साथ हमने दोनों कैपेसिटर को आपस में एक दूसरे से दूर लेते गए। आप दूर लेते चले गए, देन क्या होगा, Q रिमेन्स सेम बट C डिक्रीजेस, चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। V रिमेन्स सेम बट चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। चार्ज सेम रहेगा, वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, और जो हमारा कैपेसिटेंस है वो सेम रहेगा और वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, ये हमसे ये सवाल क्वेश्चन कर रहा है, और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी वजह से आपको यहाँ पे कैपेसिटेंस और ये नहीं दिख रहा है, तो मैं एक और पेज में इसको बना लेता हूँ। डुप्लीकेट स्लाइड 20। ठीक है, प्रॉपरली विजिबल है, एक बार मैं देख लूँ। सही है, चलिए तो देखें। अब ये अपना सेटअप है, इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। हमसे कहा गया कि ये सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग ने क्या किया है, इफ द के इज केप्ट क्लोज, क्लोज करके रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, एंड द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट, तब क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं इस स्विच को क्लोज करके रखे रहता हूँ, स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज्ड रहेगा,
इसका मतलब है ये जो बैटरी है ये बैटरी कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्टेड है। दिस मींस दैट जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज V थी, ये वोल्टेज V क्या होगी, अब कांस्टेंट होगी, बिकॉज इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज सप्लाई। ठीक, V हो गया कांस्टेंट। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कैपेसिटर का जो एरिया है, कैपेसिटर एप्सिलॉन A अपॉन D। अब वो कह रहा है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो मेरी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एज डिस्टेंस इंक्रीजेस, एज डिस्टेंस इंक्रीजेस कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। ठीक, लेकिन हम जान रहे हैं कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है। ठीक है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है। और यहाँ से हम लोग ने अपने इक्वेशन में ये देखा कि हमारा जो वोल्टेज है कांस्टेंट है, क्योंकि इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी। सी क्या हो रही है हमारी, सी हमारी हो रही है डिक्रीज, सी डिक्रीजेस। अब सी डिक्रीज होगा तो ओवरऑल क्यू भी क्या होगा, चार्ज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, तो अपने यहां से सिचुएशन ये बन रहा है कि वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज डिक्रीजेस। तो ये है हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन voltage remains same but Q decreases. Option number B is the correct answer. Clear? Option number B will be the correct answer for this question. Okay. अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट अपने यूज करने पर सिचुएशन में क्या होता है, क्यों होता है, ये सब चीज आपको ध्यान देनी होगी। काफी अच्छा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। जो सर्किट हमको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है उसके लिए आप थेवेनिन्स रेजिस्टेंस हमको बताइए। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस में तो दिक्कत नहीं है, जो कैपेसिटेंस है ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट, ये हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट, ये 3 और 3 सीरीज में आ जाएगा, और ये 6 हो जाएगा सीरीज में, और 6 पैरेलल में आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो पहले कर देते हैं 3 + 3, ये सीरीज में हो गया, और ये फिर पैरेलल में 6 के, ये हमारा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस है। तो 6 और 6 पैरेलल में, ये आया 3। So RTH is equal to 3 ohm. That is option number C. Option number C is the correct answer. Okay. Next is your question for the given circuit. Find V0 upon I. So V0 upon I. देखिए V upon I क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और वो ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 ohm। और क्या ही होगा, V0 इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, करंट आई जो इसके अक्रॉस करंट यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रही है, इसके थ्रू करंट फ्लो होने वाली करंट कहीं पे भी क्या नहीं हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। जितनी वैल्यू ऑफ करंट आई है उतनी ही यहाँ से जा रही है। दिस मीन्स दैट इसका आंसर यही आना है। बट फिर भी मैं आपकी संतुष्टि के लिए यहाँ KVL KCL लगा देता हूँ, जरूरत तो नहीं है, बट स्टिल -12 + 4i + 2i is equal to 0, तो 6i is equal to 12, I is equal to 2 एम्पियर। ठीक, देन ये जो वोल्टेज हमको निकालना है, तो V0 is equal to 2 into I, और 2 into I is equal to 2 into 2, that is equal to 4। ठीक है, और हमको मालूम है कि हमको क्या निकालना है, V0 अपॉन I निकालनी है। V0 अपॉन I, V0 की वैल्यू 4 है, I की वैल्यू 2 है, दैट इज इक्वल टू 2। ये आ गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। आई थिंक बारिश हो रही है बाहर। ठीक, क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर।
चलिए फिर 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं और जल्दी जल्दी और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केवीएल इक्वेशन फॉर द गिवन सर्किट। गिवन सर्किट का इक्वेशन हम खुद लिखेंगे। इधर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इधर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस ऑफ v1 प्लस ऑफ v2 प्लस ऑफ v3 माइनस ऑफ v4 प्लस ऑफ v5। तो माइनस माइनस इज इक्वल टू जीरो, माइनस वाले को एक तरफ ले जा लो। v2 प्लस v3 प्लस v5 इज इक्वल टू v1 प्लस v4। v1 v4 v5 नहीं, v4 v5 नहीं, v सब प्लस में नहीं, v1 और v4 एक तरफ, v2 v3 v5 एक तरफ। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? स्टडी द गिवन डायग्राम इफ I1 is equal to 2 एम्पियर, I2 is equal to 10 एम्पियर, I3, I2, I3, I4, I5 की वैल्यू नहीं दी हुई है लेकिन हमसे पूछ रहा है I5 माइनस I1 की वैल्यू क्या होगी। तो भाई हम लिख लेते हैं यहाँ पे KCL का इक्वेशन। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। मेरा कहना है कि I1 प्लस I2 में ले लिया इनकमिंग और आउटगोइंग हो गया I3 प्लस I4 प्लस I5, I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, ये हो जाएगा I5 माइनस I1 निकालना है ना, तो बाकी सबको इधर ले जा लेते हैं। I2 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू I5 माइनस ऑफ I1। I2 की वैल्यू है 10, I3 की वैल्यू है 4, I4 की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू I5 माइनस I1। इसी की वैल्यू हमको चाहिए 5 4 9 ये 1। तो I5 माइनस I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि आपके काम में आने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे। फाइंड द करंट IM इन द गिवन सर्किट। आपको IM करंट को फाइंड आउट करना है गिवन सर्किट के अंदर। तो मेरी करंट का डायरेक्शन क्या है? ऊपर से नीचे की ओर है। इसका मतलब मैं मान रहा हूँ कि 5 एम्पियर करंट यहाँ से आई होगी, फिर यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हुई होगी। अब जो भी मेरी करंट आ रही है, जो कि मेरी कन्वेंशनल करंट है, ये I2 बोल देता हूँ मैं, ये I1 बोल देता हूँ। तो I2 है बेसिकली मेरी क्या, माइनस टाइम्स ऑफ IM। तो जो भी मेरी I2 की वैल्यू आएगी उसके सामने मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। तो I2 निकालूंगा मैं। I2 निकलेगा कैसे? I2 करंट इज इक्वल टू, और टोटल करंट कितनी है 5 इंटू जो जो मैं जिसके क्रॉस करंट निकाल रहा हूँ जिस ब्रांच के, उसके अपोजिट वाले का, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 10 दैट इज 50, है ना। तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 50, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 एम्पियर। बट ये अभी I2 आया है, मेरे को क्या चाहिए? IM चाहिए। तो IM मेरा क्या है? जिसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा -1 एम्पियर। IM is equal to -1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका जो V0 है ये 40 है, तो आप बताइए आपका सोर्स करंट क्या होगा। ठीक, अच्छी बात है। मेरा V0 40 है, ठीक। तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट में निकाल सकता हूँ। यहाँ से फ्लो होने वाली जो करंट है I2 बोल देता हूँ मैं इसको। ये होगी V/R। V कितना है 40, R कितना है 8, दैट इज 5 एम्पियर। ठीक है, ये 5 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। मुझे I1 का नहीं पता है, छोड़ो I1 क्या करना है। मैं यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगा लेता हूँ और इस करंट डिवाइडर रूल लगाने से मैं डायरेक्टली I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे I1 से कोई लेना देना नहीं है। तो I2 इज इक्वल टू क्या होगा? I2 इज इक्वल टू टोटल करंट, इनकमिंग करंट, और वो इनकमिंग करंट क्या है? IS, सोर्स करंट, इनटू कितने पार्ट कहाँ पे फ्लो कर रही है वो करंट, जिस ब्रांच में निकालना है उसके अपोजिट वाले का रेजिस्टेंस 4, डिवाइडेड बाई टोटल ये कितना है 12 प्लस 8, ये यहाँ का 12 प्लस 8 हो जाएगा 20, और यहाँ का कितना है 4, तो ये हो गया 12 प्लस 8 प्लस 4। ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, तो I2 इज इक्वल टू IS इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 8 20 20 8 24,
ये हो जाएगा 6, दैट इज IS की वैल्यू क्या होगी 6 टाइम्स ऑफ I2, दैट इज 6 टाइम्स ऑफ 5, दैट इज 30 एम्पियर। सोर्स करंट की वैल्यू है क्या आंसर? ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। In all AC equipment is rated in kVA because kVA is greater than kilowatt, kVA is less than kilowatt। भाई कौन किससे ज्यादा है, क्यों है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज ऑफ टेम्परेचर राइज लिमिटेशन, ये भी कोई लिमिटेशन नहीं है ना। केवीए हम लोग इस वजह से रखते हैं क्योंकि अगर हम लोग को कोई बोले कि सर्किट लॉसेस जो रहते हैं हमारे वोल्ट एम्पियर्स में रहते हैं, इसमें हमारे मशीन्स के अंदर, हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उस वजह से। ठीक है, और केवीए के अंदर अकाउंटेबिलिटी रहती है किसकी? मतलब वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो आंसर है हमारी क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, और आंसर विल बी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है a 100-watt incandescent light bulb is a light bulb in a 120-volt circuit is dimmed to half its output power using a old-fashioned rheostat और वेरिएबल रजिस्टर एज अ डिमर। ठीक है, हम लोग ने डिमर का यूज करके जो हमारा टोटल पावर था उसको क्या कर दिया, कम कर दिया, उसको डिम कर दिया, हाफ पावर में ला दिया। हाउ मच पावर इज बीइंग डिसिपेटेड बाय द रियोस्टेट इटसेल्फ। तो रियोस्टेट्स में कितना पावर डिसिपेट हुआ, ये अब हमको फाइंड आउट करना है। चलिए, अपना 120 वोल्ट सर्किट है जिसके क्रॉस हम लोग ने एक डिमर लगा दिया 100 वोल्ट के कैपेसिटर। ठीक है, पावर का फॉर्मूला हमको मालूम है, बहुत बार यूज करते हैं, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग आर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, कोई दिक्कत नहीं। वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना लग रहा है मेरा 120, तो 120 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई पहले 100 वाट का इनकैंडेसेंट हम लोग यूज कर रहे थे, तो ये मैं कहूँगा कितना 144 ओम का मेरा क्या है, ये रेजिस्टेंस है इसका, इनकैंडेसेंट लैंप का। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो वोल्टेज था जो मेरा बल्ब था उसके साथ ही साथ एक रियोस्टेट लगा दिया है ना। तो और उसके क्रॉस अभी भी कितना 120 वोल्ट की सप्लाई में दे रहा हूँ, तो दिस मीन्स दैट 120 वोल्ट जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये वोल्टेज अक्रॉस बल्ब है प्लस वोल्टेज ऑफ रियोस्टेट है ना, या डिमर जो भी आप कहना चाहो। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे करंट निकालता हूँ, पहले मैं करंट निकाल लेता हूँ। करंट अगर मैं निकालूँ तो करंट हो जाएगा मेरा आई स्क्वायर आर, दैट इज आई स्क्वायर आर पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई इज इक्वल टू रूट अंडर वी बाई आर, रूट अंडर वी बाई। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज ओवरऑल मेरा क्या है, सॉरी वी बाई आर की पावर, अरे यार फॉर्मूला ठीक से लिखना, शॉर्टकट के चक्कर में दिक्कत हो जाती है। पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, यहाँ से मेरा आई आया रूट अंडर पी बाई आर। पावर कितनी हो गई, रियोस्टेट लगाने के बाद मेरी पावर कितनी हो गई थी ये बल्ब की, ये हाफ हो गई, हाफ हो गई मीन्स पावर हो गया 50 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस मेरी 144 है, ये मैंने ऑलरेडी निकाली, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रेजिस्टेंस सिस्टम का वही रहेगा है ना। 7 7 जब 49, इसको 49 मान लेते हैं, ये 7 7/12, 7/12, 7/12 सॉल्व करके देखना पड़ेगा। कैलसी वगैरह आपके पास मिलेगी, आप यूज करिएगा उसको। 0.59, 0.59
0.59 एम्पियर ऑफ करंट है, ये फ्लो करेगी बल्ब के भी अक्रॉस। अगर मैं आपको बना के दूं, ये बल्ब और ये डिमर। अब यहाँ से आपका कहना था कि ये बल्ब के क्रॉस जो वोल्टेज है ये 144 वोल्ट ओम का बल्ब था मेरा, और अभी इसकी रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है, रेजिस्टेंस ऑफ डिमर हमको नहीं मालूम है ना। और इस 144 जो पावर था वो हमारा 50 था, पावर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से फ्लो होने वाली करंट हम लोग ने निकाल ली 0.59 एम्पियर, यहाँ से फ्लो होने वाली करंट है हमारी। ठीक, ओके। अब मुझे रेजिस्टेंस इसका तो पता है बल्ब का, अब मैं पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे ओवरऑल करंट मालूम चल गया है। ओवरऑल और रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई जो करंट है। करंट क्योंकि दोनों सीरीज में है तो करंट सेम होगी, 0.59 अपनी क्या होगी, करंट होगी। टोटल वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट है, और 0.59 एम्पियर ऑफ करंट है। 120.59, 203.38 समथिंग आ रहा है, 203.38 समथिंग हमारा यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इस पूरे रेजिस्टेंस जो टोटल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है ये 203.38 आ रहा है। ठीक, अब मुझे सिर्फ डिमर का रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं 203 में 144 माइनस कर दूंगा तो रेजिस्टेंस ऑफ डिमर आ जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ डिमर इज इक्वल टू 203.38 माइनस 144। अब ये भी कर देते हैं, माइनस 144, 59, 59.38। ठीक है, अब कितना पावर इसने डिसिपेट किया, तो पावर डिसिपेटेड क्या आ जाएगा आपका, आई स्क्वायर इंटू आर। करंट की वैल्यू तो वही है 0.59 पे स्क्वायर, और डिमर का रेजिस्टेंस, क्योंकि डिमर ने कितना पावर डिसिपेट किया तो 59.38। इसको आपको सॉल्व करना रहेगा, और मेरी वजह से आपको नजर आ रहा है, ठीक है नजर आ रहा है अभी भी। 0.59, 0.59 का स्क्वायर इंटू 59.38, 20.67, 20.67। ठीक है, तो ये आ रहा है 20.67, और ये लगभग आपके ऑप्शन नंबर बी के बराबर आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, और 20.67 लगभग आपका 21 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो मैंने यहाँ कुछ किया नहीं है, मैंने क्या किया है कि जो रेजिस्टेंस था हमारा, जो हमारा बल्ब था वो बल्ब, बल्ब और जो डिमर है उसके साथ में है। तो बल्ब पहले मैंने क्या किया कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस था वो निकाला, मतलब पहले बल्ब का रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया। बल्ब का रेजिस्टेंस आया मेरा कितना, बल्ब का रेजिस्टेंस मैंने 144 ओम निकाल लिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मुझे मालूम चला कि हाँ भाई बल्ब का जो ओवरऑल पावर था उस पावर को हम लोगों ने क्या कर दिया, डिम करके 50% कर दिया। तो अब जो है वो करंट कितनी ले रहा होगा वो मैंने निकाल ली, करंट इतनी ले रहा था। अब क्योंकि जो डिमर और बल्ब आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो सेम अमाउंट ऑफ करंट किस में जा रही होगी, डिमर में जा रही होगी। ठीक, और मेरी जो कहना चाहिए कि ओवरऑल जो मेरा वोल्टेज है वो मेरा 120 वोल्ट था, मुझे ओवरऑल करंट मिल गई, कितनी करंट फ्लो हो रही है मैंने डिवाइड किया, मुझे ओवरऑल रेजिस्टेंस मिल गया। दैट मींस दैट द रेजिस्टेंस इंक्लूड्स द रेजिस्टेंस ऑफ डिमर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब उसमें से मुझे रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था, वो माइनस कर दिया, मुझे रेजिस्टेंस ऑफ डिमर मिल गया। डिमर का रेजिस्टेंस मुझे मिला, और मुझे अब मालूम है कि आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, तो डिमर में होने वाला किसी भी तो रेजिस्टेंस होने वाला जो भी लॉस है वो मुझे मालूम चल जाएगा। तो मैंने आई स्क्वायर आर करके अपना आंसर यहाँ से ला लिया, दैट इज 20.67, दैट इज अपना 21 आया। क्लियर है, तो सिंपल था, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं ऐसा। ठीक, नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आरटीएच फॉर द गिवन सर्किट। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ये इसके अक्रॉस ये हटाएंगे तो ए और बी हटेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, R1 पैरेलल में R2 के हो जाएगा,
R1 पैरेलल में R2 के, और जो ओवरऑल आएगा वो प्लस आ जाएगा R3 के। तो ये है मेरा RTH, दैट इज R1 into R2 divided by R1 plus R2 plus R3. R1 into R2 divided by R1 plus R2 plus R3. Option number A is the correct answer. कुछ है नहीं खास इसमें, सिंपल सा फॉर्मूला। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms OH। कहीं ohms लिखा है, कहीं OMS, यहाँ HOMS। ठीक है, थोड़ा गलती कर देते हैं लोग, कोई बात नहीं। रेजिस्टेंस हमको मालूम है 3 ओम है, और रिएक्टेंस दैट इज X की वैल्यू है 4 ओम। हमको बोल रहे हैं पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है ऑफ डी सर्किट, ही सर्किट नहीं, डी सर्किट। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू cos फाई दैट इज इक्वल टू R बाई Z, है ना। तो R बाई Z से ही हमारा आंसर आएगा। R कितना है, 3 है, Z हमको नहीं पता, तो Z निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, 25, 5, 3 by 5, 1 by 5.2 that is 0.6. Option number B. Option number B is the correct answer. ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर व्हेन मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर ऑकर। जब मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर होता है उस सिचुएशन में हमारा जो पावर ट्रांसफर होता है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, तो 50% होती है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अगर आपने पढ़ा होगा सही से अच्छे तरीके से, तो आपको मालूम होगा कि जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू सिस्टम के रेजिस्टेंस के बराबर होती है, थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होती है, उस सिचुएशन में हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हमको देखने को मिलता है। और वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो अपने को देखने को मिलता है, वो जो पावर ट्रांसफर करता है वो कितनी एफिशिएंसी पे करता है, 50% एफिशिएंसी पे वो पावर ट्रांसफर करता है। क्लियर है? चलिए, तो आज का हमारा आखिरी सवाल, which method can we use for absolute measurement of resistance। तो absolute measurement करना है रेजिस्टेंस का, ठीक। एब्सोल्यूट मेजरमेंट मींस देखो हम जानते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड जो होता है वो बहुत ही प्रिसाइज, बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट होता है। बट व्हीट स्टोन ब्रिज जो मेजरमेंट है वो एक्चुअल में क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्या है, एक दूसरे से कंपैरिजन मेथड से आता है आंसर इसका। तो हमारा एब्सोल्यूट मेजरमेंट अगर हमको करनी है तो वो हमको करनी होगी लॉरेंट्ज मेथड से, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज आंसर क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ये रिलेटिव मेजरमेंट का मेथड है, रिलेटिव मेथड ऑफ मेजरमेंट है। किसी और के रेस्पेक्ट में ये आपको क्या करता है, आंसर फाइंड आउट करके देता है। रिलेटिव मेजरमेंट है, नॉट एन एब्सोल्यूट मेजरमेंट। एब्सोल्यूट मेजरमेंट कौन करता है, तो लॉरेंट्ज मेथड का यूज करके आप एब्सोल्यूट मेजरमेंट कर सकते हो। क्लियर? चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, है ना। आई होप आपको जो हमने आज के लेक्चर में चीजों को पढ़ा है, क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आया होगा, एंड आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। Then before concluding today's lecture, let me once again tell you about the various different courses ongoing on our Gate Academy platform. That is all state AJE exams. So if you are preparing for any other state assistant engineer or junior engineer examination or PSU examination, Gate Academy is providing you a course at a price of 777 rupees, which includes both the technical, non-technical, each and every part that is that will be asked in your exam, and that too at a price of only 777 rupees and for a validity of 365 days. Similarly, if you are preparing for SSC JEE 2025 or 2026, the Gate Academy has launched a course which includes both the preparation of CBT1 and CBT2. CBT1 includes the technical part and the non-technical part. CBT2 includes the technical parts whose level is level 1 or level 2 above of the CBT1 exam. So Gate Academy is providing you complete preparation, whether it is CBT1 technical exam, CBT2 technical exam, or non-technical exam, that is your general intelligence and reasoning and your general awareness. Whatever it is, SSC JEE, according to SSC JEE, we are providing you the course. Similarly, if you want to prepare for RRB JEE 2025, Gate Academy has launched courses according to your need. That is, if you want to prepare completely if you want to prepare in a complete manner, Gate Academy will provide you the complete preparation at a price of 777 rupees, which includes both CBT1 and CBT2. That is CBT1, which is purely your non-technical part, CBT2 your technical plus non-technical part. And if you want to prepare only for technical part, you can avail our CBT2 course at a price of 499 rupees. And similarly, if you want to prepare only for your non-technical part, you can prepare using our course of CBT1, that is at a price of again 499 rupees.
So whatever is your as per your requirement, you can avail the course. I will prefer, I will say you that you should prefer the complete preparation course because that includes both the CBT1 and CBT2 and complete guidance according to your exam. After that, if you are preparing for MP Power Transmission Company Limited AE and JE exams, that is for your Madhya Pradesh examination. Although the students from any other state can apply under the UR unreserved category. So if you are preparing for this exam, because the AE and JE exams where there are various number of posts which are available there, so there is a golden chance, a golden opportunity for you to become junior engineer or assistant engineer in MP Power Transmission Company Limited. So Gate Academy is providing you a perfect and exam-oriented course at a price of 999 rupees plus GST, and this course will include both technical, non-technical, everything, each and every complete syllabus will be completed here. 2000 plus practice questions will be done. Language will be your bilingual language, and 1 year's course validity will be provided to you. Okay. After that, if you are preparing for SSC JEE examination, you must be knowing that the importance of your PYQs is very much in each and every exam, especially in your SSC JEE exam. So PYQs, you need a PYQ that is error free, that is according to your requirement. That is, you don't need PYQs randomly. You don't want the papers to be printed in your um, book. You want the topic which has been asked previously, topic wise questions. You want year wise question. So Gate Academy is providing you a perfect ebook for your preparation, whether it is electrical engineering, whether it is mechanical, whether it is civil engineering. We are here and we are providing you the ebook that is required for your preparation. Similarly, if you want ebook or PYQs for general intelligence and reasoning part, or your general awareness part, which is as much as important as your technical part, Gate Academy is providing you again the ebook in the form, PYQs in the form of ebook at a price of only 222 rupees plus GST each. So you can go on our website gateacademy.shop, or you can go directly to our app, and there you can buy our courses. Okay. And at the end, if you want to prepare for UPPCL JEE 2025, you can avail our course from our app and our website at a price of 999 rupees with a validity of 1 year, and start your preparation with Gate Academy now. Okay. So let's meet in our today. Let's meet in our next lecture where we will discuss further questions on basic electrical engineering. I hope you are enjoying this lecture. If you are enjoying the lectures, if you are liking it, kindly share with your friends and other friends. Okay.